तो कायदे-ए-आज़म की फॉरेन पॉलिसी का विजन मैं आप लोगों को बताऊं। कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्रेंडलीनेस और गुडविल की है सारी नेशंस की तरफ। ठीक है, हम किसी की तरफ एग्रेसिव एजेंडा नहीं रखेंगे, किसी कंट्री या किसी भी नेशन की तरफ। और वी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले इन नेशनल एंड इंटरनेशनल डीलिंग्स। ठीक है, और वी आर प्रिपेयर्ड to make our utmost contribution and promotion of peace and prosperity among the nations of the world। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं। फ्रेंडलीनेस, गुडविल, उसके अलावा एग्रेसिव एटीट्यूड ना रखना किसी की तरफ, ऑनेस्टी, फेयर प्ले, इंटरनेशनल डीलिंग्स करना। ठीक है, और उसके अलावा प्रमोशन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। और पाकिस्तान विल नेवर बी फाउंड lacking in extending its material and moral support to the oppressed। अब यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जो भी अप्रेस्ड और सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहेंगी जो कंट्रीज, उनको हम सपोर्ट देंगे। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि हम यूएन के चार्टर पे कायम रहेंगे। ठीक है, तो ये कायदे आज़म ने फॉरेन पॉलिसी एजेंडा बताया अपना। ठीक है, अब इसमें से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, बायलेटरलिज्म, जब कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाएंगे तो वो बायलेटरलिज्म हो जाएगा। ठीक है, और सपोर्टिंग द राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो प्रेस्ड कम्युनिटीज हैं, जिस तरह हम लोगों ने इनिशियली ही पैलेस्टीन काज को सपोर्ट किया था। ठीक है, एट द वेरी इनिशियल स्टेज। और उसके अलावा यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, डी वेपनाइजेशन करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और नेबर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और यूएन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कायदे आज़म की फॉरेन पॉलिसी का विजन है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशंस जो स्टार्ट में 4 मेजर कांस्टेंट है। ठीक है, एक तो ये कि हमारा सिक्योरिटी का इशू रहता है कि सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे एक साइड इंडिया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत डिटरमाइन कर रही थी हमारी फॉरेन पॉलिसी को। उसके अलावा कि ये इंडिया के साथ रिलेशंस, ठीक है, और यहाँ पे कश्मीर इशू भी अगर है तो ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है। ठीक है, और उसके अलावा हम वेस्ट पे इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए रिलाई कर रहे थे। ठीक है, तो मिलिट्री सपोर्ट, सिक्योरिटी, और वो जो इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया, जो हमने वेस्टर्न ब्लॉक्स बनाए, वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ हम गए थे। ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट रहा है कि हमें इनसे हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है। और उसके अलावा हम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमेशा सॉलिडेरिटी शो करते हैं, जिस तरह अभी भी हम पैलेस्टीन को उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर 2 मुस्लिम स्टेट्स आपस में लड़ रही हैं तो हम न्यूट्रल एजेंडा अपनाते हैं, जैसे ईरान और सऊदी अरबिया के केस में। ठीक है, और उसके अलावा सऊदी अरबिया और टर्की के केस में, ईरान और टर्की के केस में, सऊदी और यमन के केस में, जब सऊदी और यमन की लड़ाई मतलब जंग हुई थी। ठीक है, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अभी ये रिसेंटली 2015 की बात है मेरे ख्याल से, तो सऊदी और यमन की जब हुई थी तो उन्होंने, सऊदी अरबिया वालों ने पाकिस्तान से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी थी, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो ये हमारी एक सॉलिडेरिटी है, हम मुस्लिम वर्ल्ड के साथ किस तरीके से शो करते हैं। तो ये जो है 4 चीजें कांस्टेंट रही हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। अब फॉरेन पॉलिसी में हमारी एवोल्यूशन हुई है और इसको हम 7 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, जो कि आप लोग अच्छे से बता चुके हैं मुझे। एरा ऑफ अलायंस, एरा ऑफ बायलेटरलिज्म, एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, एरा ऑफ पोस्ट कोल्ड वार, और एरा ऑफ ग्लोबल एंटी टेररिज्म, न्यू एरा ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अभी जो फर्स्ट है इसको एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट या फिर एरा ऑफ न्यूट्रलिटी कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग वर्ल्ड जो है, सेकंड वर्ल्ड वार अभी अभी हुई होती है। ठीक है, और जिसमें रशिया ने मतलब बहुत बुरी तरीके से सफर कर रही होती है रशिया। ठीक है, और बहुत इकोनॉमिक लॉस हुआ होता है, और वर्ल्ड जो है बायपोलर हो जाती है। एक यूएसए
वाले ब्लॉक में, जिसको कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, उसमें डिवाइड हो जाती है, और एक यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन, इस ब्लॉक में डिवाइड हो जाती है, जिसको कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसी सिचुएशन में, पाकिस्तान का टास्क होता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, यानी हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, और हमारा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा यहाँ पे यू था, ठीक है, क्योंकि एक तो हम पहले ही इतने वीक थे, अगर हम ऐसी सिचुएशन में किसी एक को ज्वाइन करते हैं तो इसका सिक्योरिटी पे बड़ा, मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बड़ा अफेक्ट कर सकता था। तो पहला जो हमारा एरा था 1947 से लेकर 1953 तक, ठीक है, 1952 तक, तो यहाँ पे हमने अपने हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स इतने थे, हमारे पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं था, हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे लिए किसी का अली होना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे, तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के पास गए, हमने कहा कि हमें एड दें, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमने इंडिपेंडेंस हासिल की और हमने किसको भगाया, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको, ठीक है। तो जो ब्रिटिश मतलब बरतानिया का दिल था, मतलब उन बरतानिया को हमने उनसे कॉलोनियलिज्म से जान छुड़ा के, ठीक है, हमने इंडिपेंडेंस ली। तो अब जो ब्रिटेन था उसका एटीट्यूड बहुत ही प्रीजुडिशियल एटीट्यूड था पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है कि इतनी जो मूवमेंट हुई, पाकिस्तान मूवमेंट, वो इसका रीजन था, ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान गया सेकंड नंबर पे मुस्लिम कंट्री के पास, मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान को एड नहीं दी, ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान फिर थर्ड नंबर पे रशिया के पास गया, रशिया ने भी एड नहीं दी पाकिस्तान को, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वार 1 हुई थी, सॉरी वर्ल्ड वार 2 हुई थी, और जो सोवियत यूनियन था वो, मतलब उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को एड दे सके, ठीक है। और वो अपने ही दोबारा से रिस्टोर कर रहा था अपना ऑर्डर, ठीक है। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि रशिया जो है उसके और पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। किस बेसिस पे? क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाली स्टेट, ठीक है। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे आजाद हुआ था। अब जो ये कम्युनिस्ट ब्लॉक के लोग हैं, कम्युनिज्म है, ये एक तरीके से इथीज्म है, यानी ये किसी गॉड पे बिलीव नहीं रखते, ठीक है। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, ठीक है। तो इनके आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होने की वजह से भी रशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान जाता है अमेरिका के पास, अमेरिका को बोलता है कि हमें $2 बिलियन दो, $2 बिलियन की एड मांगी पाकिस्तान ने, इकोनॉमिक असिस्टेंस मांगी पाकिस्तान ने, कितनी? $2 बिलियन की। रशिया, सॉरी, अमेरिका क्या करता है, हमें $200 मिलियन एड प्रोवाइड करता है, और कहता है $2 बिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1947 में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इन दोनों को 1950 में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि इनको पता होता है कि पाकिस्तान जो है वो मेन की प्लेयर हो सकता है कोल्ड वार में, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को एक्सेस करते हैं, ठीक है। और ये वार किस वजह से स्टार्ट होती है कि मतलब रशिया को पता होता है, स्टार्ट नहीं, मतलब ये पाकिस्तान की सपोर्ट किस वजह से ले रहे हैं, रशिया को पता है कि पाकिस्तान जो है इंडियन ओशन में रशिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि रशिया आप अगर मैप में देखें तो वो ऊपर है, ठीक है। तो उसको वार्म वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको इंडियन ओशन का, मतलब अगर इंडियन ओशन तक उसकी रसाई हो सकती है तो वो पाकिस्तान की मदद से हो सकती है। तो दूसरा अमेरिका, उसको पता है कि अगर ये रशिया को सपोर्ट करेंगे तो फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक छा जाएगा, तो इस वजह से वो पाकिस्तान की तरफ आता है, ठीक है। दोनों पाकिस्तान को बोलते हैं कि हेल्प करें। तो लियाकत अली खान जो है वो अमेरिका की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अमेरिका हमें हैवी एड देगी,
ठीक है। तो फिर उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को एड देता है और पाकिस्तान को मतलब काफी हेल्प मिल जाती है इस एड से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई? ठीक है, फिर उसके बाद लियाकत अली खान की यही फॉरेन पॉलिसी इसी फेज में कि वो यूएन की रेजोल्यूशन जो कश्मीर पे होती है, ठीक है, वो करवाता है सक्सेसफुली। क्योंकि कश्मीर 1948 में ही पहली जंग हमारी कश्मीर पे हो जाती है। 47 में आज़ाद हुए हैं, 48 पे पहली जंग हो गई है। ठीक है। तो उसके अलावा पैलेस्टीनियन कॉज, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है पैलेस्तीन को, और ये इसराइल के खिलाफ जाता है। ठीक है, कि इसराइल को क्रिटिसाइज करता है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है पैलेस्तीन में। ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान चाइना को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी एफर्ट होती है, क्योंकि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है चाइना। ठीक है, तो जब चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो चाइना इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ से हमारे और चाइना के अच्छे रिलेशन बनना स्टार्ट हुए। अगर पाकिस्तान इस वक्त चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता तो शायद आज पाकिस्तान चाइना की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप ना होती। ठीक है। फिर उसके बाद ये मॉस्को एम्बेसडर भेजता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट फेज होता है ये उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में हमारी न्यूट्रल पॉलिसीज थी। तो हम पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, ठीक है, ईरान। ईरान में उन्हें ईरान में वो एम्बेसडर के थ्रू पैगाम भिजवाते हैं रशिया। ठीक है, फिर वहां से वो लोग आपस में फिर पाकिस्तान मतलब रशिया दौरा करते हैं ये लियाकत अली खान, फिर वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि अब जो है ना एम्बेसडर भेजेंगे। ठीक है। और उसके अलावा पाकिस्तान यूएसए के साथ टाइज बनाना चाह रहा होता है। ठीक है, और इस्लामिक ब्लॉक को भी ज्वाइन करना चाह रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा कॉलोनियलिज्म को तो वैसे ही अपोज कर रहा है। तो ये लियाकत अली खान के दौर से ये एफर्ट्स थी फर्स्ट फेज में। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो 1954 में लियाकत अली खान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पॉलिसी हमारी थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को अभी 50s में बताया। अब सेकंड फेज हमारा कौन सा है? अलायंस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जो कि एरा ऑफ अलायंस है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने अलायंस कर ली। ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटो और सेंटो, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सेंटो जिसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हम ये ज्वाइन करते हैं, जिसमें हमें यूएस की तरफ से मिलिट्री एड मिलेगी। यूएस की तरफ से हमें मतलब वो असलहा मिलेगा जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग मिलेगी। यानी ये कंटेनमेंट पॉलिसी यूएस की। किसकी किसके लिए कंटेनमेंट पॉलिसी थी? यानी कि किसी के कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं कि जब कोई राइज कर रहा हो और उसको कंटेन करना हो, उसकी पावर को जो है सबड्यू करना हो, यानी कि उसकी पावर को खत्म करना हो एक तरीके से, या फिर उसकी पावर को compete करना हो, तो ये कंटेनमेंट पॉलिसी होती है। तो यूएस की कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा था सीटो और सेंटो। ठीक है, तो पाकिस्तान सीटो ज्वाइन करता है 1954 में, सेंटो ज्वाइन करता है 1955 में। ठीक है, अब जब ये सीटो और सेंटो ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए हमें मिलिट्री ट्रेनिंग और हमें असलहा प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा एग्रीमेंट हुई थी कि अगर कोई कम्युनिस्ट अटैक होता है पाकिस्तान पे तो यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेगा कि कोई और कंट्री इसको इन्वेड ना कर ले, कोई और कंट्री इस पे अटैक ना कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिसाइड होता है। फिर अब आता है फेज थ्री। फेज थ्री आता है 1963 से 69 में। 1963 से 69 में। अब ये पॉलिसी या एरा ऑफ बायलेटरलिज्म है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा 1963 का बॉर्डर इशू है, सॉरी, जो हमारा बॉर्डर इशू है चाइना के साथ, वो हम 1963 में सॉल्व कर लेते हैं। यानी अब चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर इशू था वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, हम इस एरा में कोशिश करते हैं कि हमारी डिपेंडेंस वेस्टर्न ब्लॉक से कम हो जाए। ठीक है, और हमारे रिलेशन जो है चाइना के साथ इम्प्रूव हो जाए। और फिर इसके बाद
1965 की वार होती है। 1965 की जब वार होती है तो यूएस पाकिस्तान की हेल्प ही नहीं करता है, ठीक है। और तो और वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो भी बंद कर देता है। अल्दो पैक्ट के मुताबिक यूएस जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता, लेकिन यूएस ने क्या किया यहाँ पे, पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस ही बंद कर दी। 65 की वार हुई और यूएस ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये हमारी पहली वार थी, ठीक है, जिसमें यूएस ने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशंस बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब फेज 4 आता है जो कि 71 से 77 तक है, 1971 से 77 तक। फेज 4 में नॉन अलाइनमेंट होती है। नॉन अलाइनमेंट किसकी, जो हमने ये सीटो और सेंटो ज्वाइन की हैं ऑर्गेनाइजेशंस, हम इनको छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि 1971 की वार होती है जिसमें हमें शिकस्त होती है, फॉल ऑफ ढाका होता है, यानी एक ब्लैक डे होता है पाकिस्तान के लिए। और इस एरा में, मतलब इस टाइम में, यूएस जिसको सपोर्ट करनी थी, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करनी थी, वो क्या करता है कि मिलिट्री एड को सस्पेंड कर देता है यहाँ पे भी। यानी यहाँ पे भी यूएस हमें कोई एड या कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सीटो और सेंटो से विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक तो हमारा फॉल ऑफ ढाका हो गया, ठीक है, जिस वजह से हमने वो ब्लॉक ज्वाइन किया था। अब हम उस ब्लॉक, मतलब उस साइट पर है ही नहीं, ठीक है, साउथ ईस्ट में हम हैं ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से, और दूसरा ये कि यूएस ने हमें बिट्रे मतलब हेल्प नहीं की, असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की। अब हमारा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आता है रशिया की तरफ। अब हम रशिया की तरफ जा रहे हैं। ये भुट्टो का दौर है, जुल्फकार अली भुट्टो का, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है कि रशिया के साथ अच्छे टाइज बना लेता है, एक्टिव बायलैटरलिज्म स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 1985 से 2008 का दौर आता है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वार हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे यूएस पाकिस्तान को कहता है कि, पहले कह रहा था कि मोस्ट अलीड अलाय है, ठीक है, पोस्ट मतलब कोल्ड वार के दौरान। अब यहाँ पे यूएस कहता है पाकिस्तान मोस्ट सस्पेक्टेड कंट्री है, मोस्ट सस्पेक्टेड कंट्री, यानी कि इस पर यकीन किया जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो टाइम था जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जा रहा था। 1985 से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएट किया और यूएस को खबर पहुंची, ठीक है। तो यूएस ने क्या किया, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया है कि किस तरीके से मार्शल लॉ लग रहा था, किस तरीके से बार बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर रहा था मिलिट्री मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है 1990s में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पीपल पार्टी का एक लिबरल एजेंडा था। अब इस दौरान हम आईएमएफ के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। हम आईएमएफ से भी सपोर्ट लेते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो कोल्ड वार हुई थी उसमें पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया था, ठीक है, यूएस के लिए एज अ प्रोक्सी स्टेट लड़ा था, ठीक है, यानी कि यूएस के बिहाफ पे। और फिर उसके बाद जितने भी सोवियत ट्रूप्स थे ये अफगानिस्तान में, वो भगा दिए थे, ठीक है। तो पाकिस्तान ने यूएस के लिए एक तरीके से मोस्ट अलीड अले इसी वजह से इन्होंने कहा था। फिर यहाँ पे जब ये टेस्ट करना स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाने के लिए, तो यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए और तरह तरह के सैंक्शंस लगाए, जिसपे हमारी इकोनॉमी पे बड़ा असर हुआ। अब इससे पहले इंडिया भी 70s में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। अब पाकिस्तान ने उसको जवाब देना है क्योंकि दोनों राइवल स्टेट्स हैं। अब इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया और हम लोग पीछे रह जाएं तो फिर तो खतरा होगा। तो इसी वजह से हमारी पॉलिसी थी कि अब हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे।
तो वो जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे उससे क्या हुआ कि जब सैंक्शंस लगते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और हमारी इकोनॉमी पहले ही इतनी वीक थी, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत डीप इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत बैडली इम्पैक्ट होती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इकोनॉमी का जब लेक्चर पढ़ाऊंगी इसके बाद, उसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे थ्रेट था कि हम आइसोलेट ना हो जाए, ठीक है, सारे, मतलब क्योंकि यहाँ पे यूएस हमारे एक तरीके से हमें सस्पेक्टेड कह रहा है, उसके अलावा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी नहीं थी, और फिर इसके बाद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज प्रूव होती है। अब जब भी पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि जब भी पाकिस्तान को कोई खतरा आता है ना इकोनॉमी का, और पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो जाती है, तो तब कोई ना कोई जंग हो जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है ना सपोर्ट मिल ही जाती है, ठीक है। तो अभी फिर ऐसा हुआ कि 9/11 अटैक हो जाता है, टेररिस्ट अटैक होता है यूएस में, ठीक है, जिसकी वजह से यूएस मतलब यूएस को अब पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत है। तो यूएस क्या करता है कि पाकिस्तान के साथ पॉलिसी बनाने, मतलब पाकिस्तान को वार ऑन टेरर में अपना सपोर्टिव स्टेट बना देता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के सैंक्शंस हटा देता है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि ये हेल्प करेगा यूएस को, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के नेबरिंग में अफगानिस्तान है, और यूएस को सस्पेक्ट, मतलब ये तब से वार ऑन टेरर स्टार्ट होती है, और तब से ये अफगानिस्तान वाला इशू स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूएस पाकिस्तान के साथ भी है और इंडिया के साथ भी है, ठीक है। अब ये चलती आ रही है वार ऑन टेरर। अब फेज 7 आता है जो कि न्यू एरा है फॉरेन पॉलिसी का। फेज 7 में क्या होता है कि पाकिस्तान अपनी जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है वो इनिशिएट करवाता है, ठीक है, और रशिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करता है, और आजकल भी हमारे रशिया के साथ रिलेशन बड़े इंप्रूव हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को आर्टिकल भी भेजा था जो कि आप लोगों ने पढ़ना था, उसमें पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस में क्या क्या हो रहा है वो था, ठीक है। उसके अलावा अफगान पीस प्रोसेस, चलें इस पे फिर आते हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ भी अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाह रहा था। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान ने पीस जेस्चर दिया था इंडिया को, ठीक है, लेकिन इंडिया की ये जो मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव ना हो सके। उसके बाद सीपेक है। अब आप लोगों को पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और ये चाइना के साथ हमारी डील है, तो ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी में मतलब फॉरेन पॉलिसी की ये करंट सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद हम एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर बन जाते हैं 2017 में, ठीक है, और इंडिया भी बन जाता है इसका मेंबर। तो ये भी एक शिफ्ट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद अभी जो मेन चल रहा है पाकिस्तान का रोल इन ब्रिंगिंग पीस इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो इंट्रा अफगान पीस डायलॉग्स, और ये जो अफगानिस्तान से ट्रूप्स रिमूव करना, इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है, पीस नेगोशिएशंस करवाना बिटवीन यूएस एंड अफगानिस्तान तालिबान, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक आप लोगों को मैंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बताई कि किस तरीके से कब हम क्या करते रहे। तो यह सब हम अपने कभी नेशनल इंटरेस्ट, ऑब्वियसली सब चीजें हमने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ही की हैं। कभी हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पे करते रहे, तो कभी हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे, तो कभी हमारे डेवलपमेंट का था, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था। अगर सीपेक है तो ये हमारी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन सब को मतलब इन सब एस्पेक्ट्स में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिफ्ट हो रही है, कभी यूएस के हम अलीज बन रहे हैं तो कभी उन्हीं के सस्पेक्टेड कंट्री बन रहे हैं उनके लिए, ठीक है। कभी हम रशिया के अलीज बन रहे हैं तो कभी हम रशिया के अगेंस्ट ही कोल्ड वार में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती है। यहाँ तक आप सब लोगों को बात समझ आ गई?
जी मैम। तो ये आप लोगों को मैंने सब बता दिया, ठीक है। अब इसके लिए रिकमेंडेशंस हैं, ये कुछ मैंने लिखी हैं, कुछ ये पढ़ लीजिएगा, कुछ आप लोग अपनी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट हो जी। मैम किस चीज की रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, जी मैम। ठीक है। हमें क्या क्या करना चाहिए, यही वाली सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने डिस्कस की जी है। मैम।